हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। अब जो जेकेपीएसआई का बैच शुरू हो गया हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी शुरू हो गई है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है पॉलिटी को लेके। हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी। अब बहुत बड़ा रोल है पॉलिटी का जो हमारा एसआई का एग्जाम है, क्योंकि पॉलिटी के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ पॉलिटी से आते हैं, ठीक है। 8 to 10 क्वेश्चन ओनली इन पॉलिटी, ठीक है। तो हम पॉलिटी अब जब शुरू करेंगे पूरा, ठीक है, आप सिर्फ ये चीज पे फोकस करें, जितना करवाया जाएगा, जितना भी करवाया जाएगा उसको ध्यान से पढ़े, बार बार पढ़े, ठीक है। हम करेंगे कैसे? जो भी लेक्चर लिया जाएगा, जैसे आज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो भी लेक्चर होगा इसके साथ ही क्या करूंगा, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। जो हमने पढ़ा उसके साथ साथ ही उसके क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्या होगा, रिवीजन करने पे उतनी आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट चीज है, साथ साथ चलेगी। और जितना करवाया जाएगा, देखो आपको यहाँ पे पढ़ना पूरा पॉलिटी को किस तरह से पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, जो पेपर में आने के चांसेस, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हमने शुरू करना है, तो बोलेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको शुरू करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को लेने से पहले देखेंगे कि ये था क्या, कैसे शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस से पहले कैसे शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे आगे चला, किस तरह से बनाया गया है, कौन सी असेंबली थी, कौन सी कमेटी थी, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन सारा इस पे चलेगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ने से पहले देखेंगे बिफोर 1947। अब 1947 से पहले क्या रोल था जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ठीक है। 1940 में इसका बैकग्राउंड देखते थोड़ा सा, ठीक है। बैकग्राउंड पे जाते हैं। 1947 से पहले मतलब इंडिपेंडेंस से पहले क्या, अब था क्या इंडिपेंडेंस से पहले। कुछ लोग थे जो अभी सभी का मैं बताऊंगा, ठीक है। उन्होंने जब सोचा कि हमारा देश आजाद होगा, ठीक है, कब, 1947 से पहले जब देश आजाद होगा, तो हमारे देश का कोई अपना संविधान होना चाहिए, ठीक है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पूरा एक संविधान होना चाहिए, ताकि इंडिपेंडेंस के बाद उसको लागू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मीटिंग्स बैठी, उसपे कुछ बंदे मेंबर्स बैठे, तो उनका क्या रोल था पूरा का पूरा हम यहां देखेंगे, ठीक है। अब आगे 1947 से पहले क्या आगे रोल है 1947 में, उससे पहले हम पूरे बैकग्राउंड को देखते हैं। सबसे पहले 1934, ठीक है। डेट्स याद रखना, इसके बीच में क्या चीजें हैं वो सारा आपने चेक करना है, ठीक है। 1934 में आइडिया आया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। आइडिया किसका आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब ये आइडिया किसने दिया, किसको आइडिया आया, जिसका नाम था एम रॉय। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। 1934 में आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब ये आइडिया किसने दिया, एम एन रॉय, ठीक है। एम एन रॉय क्या था, उसने जो मेंबर थे उन्होंने क्या लिया, एक आइडिया लिया, ठीक है। एम एन रॉय ने क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। अब ये असेंबली होती क्या, ध्यान से देखिए। असेंबली इज ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन। असेंबली इज ग्रुप ऑफ पर्सन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मींस वो पर्सन जो क्या करेंगे, किसके लिए बैठेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। तो ये एम एन रॉय ने आइडिया दिया, इस तरह से था। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने का जो आइडिया था वो शुरू हुआ 1934 में। अब वन बाय वन देखेंगे कि आगे क्या चलता है। फिर 1934 में, 1934 इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने डिमांड कर दी, डिमांडेड इट ऑफिशियली,
इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे डिमांड कर दी ऑफिशियली, कब की? 1935, ठीक है। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने डिमांड कर दी ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के आगे कि हमें अपने देश का एक संविधान बनाना है, ठीक है। कब इन्होंने ऑफिशियली डिमांड की? 1935। देखो डेट्स को याद रखना, डेट्स को लेके बड़ा क्वेश्चन किया जाता है। सबसे पहले क्या था? 1934, इसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया आया। किसने दिया ये आइडिया? एमएन रॉय ने। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर दी ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के आगे कि हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं, ठीक है। 1935 में जब ब्रिटिशर्स को आगे डिमांड होगी, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1940 में, देखो 5 साल के बाद, ब्रिटिशर्स ने 5 साल के बाद इस डिमांड को मान लिया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्सेप्ट कहां पे किया? इस ऑफर में, जिसको बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर। ब्रिटिशर ने क्या किया? इसको एक्सेप्ट कर लिया अगस्त ऑफर में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, ब्रिटिशर्स ने किस ऑफर में, किस में एक्सेप्ट किया? अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट कर लिया। और वो ऑफर कब था? 1940 का, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बार मॉडर्न हिस्ट्री को भी टच करेगा, काफी ज्यादा टच करेगा, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी सारा पॉलिटी का कनेक्शन था। तो आपका यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया इन अगस्त ऑफर। देखो अगस्त ऑफर में काफी चीजें थी, काफी चीजें थी लिस्ट में, बट उसमें जो हम किसका पढ़ रहे हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चल रहे हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेके नहीं चल रहे। काफी चीजें थी, हमने सिर्फ किसको लेना है? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल था? अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की ऑफिशियली, उसको क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। 1934 में आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, एमएन रॉय ने दिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमएन रॉय को लेके, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसने दिया? एमएन रॉय ने। 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने ऑफिशियली डिमांड कर दी कि हमें अपनी कंट्री का, इंडिया का एक संविधान बनाना है। फिर 1940 में, देखो 5 साल का, अंग्रेजों ने भी 5 साल का वेट कराया पहले, फिर उस ऑफर को, उसको एक्सेप्ट किया इन अगस्त ऑफर में, उसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक्सेप्ट कर। फिर 1946, देखो काफी टाइम है, अंग्रेजों ने भी, ब्रिटिशर्स ने भी काफी टाइम लिया इनके बीच में। फिर 6 साल के बाद, ठीक है, 6 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 6 साल के बाद, देखो पहले 34, 35, 40 एंड 46 डेट्स को कभी ना भूले, डेट्स को हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो इसके बीच में इनको कॉन्स्टिट्यूट बनाने का राइट दे दिया। किसमें दिया? कैबिनेट मिशन प्लान में। ध्यान रखना इस चीज को। एक तो मॉडर्न का भी आपका यहाँ क्वेश्चन टच कर गया कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूट बनाना था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट बनाना था, वो किस प्लान के अंडर आया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, 1947 से एक साल पहले, ठीक है, जब देश आजाद होने की कगार पे आ गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान में, अब इसके कैबिनेट मिशन प्लान का हेड कौन थे? ठीक है, हेडेड बाय लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड, पूरा नाम क्या है इनका? लॉर्ड पेंट्रिक लॉरेंस, पूरा नाम लिख लेंगे, ठीक है। तब कौन हेड था कैबिनेट मिशन प्लान का? लॉर्ड पेंट्रिक लॉरेंस। इन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा यहां से 1946 में शुरू हो गया, ठीक है।
34 आइडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कर दी, 40 में एक्सेप्ट किया गया और बनाना कब शुरू किया? 46 में, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने काफी टाइम लिया। फिर उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरा हो गया, ठीक है, अब लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा मान लिया गया। अब इसका पूरा प्रोसीजर क्या हुआ? शुरू हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब इसमें देखेंगे कि क्या था। अभी शुरुआत हुई थी, शुरुआत में भी आगे बड़े जमेले आ गए। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए शुरू हुए, ठीक है, इंडियन शुरू हो गए, इन्होंने क्या किया? टोटल कुल मिला के 389 सीट्स थी। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। अब सीट्स किस तरह से ली गई थी वो भी देखेंगे, मैं आपको यहां बता देता हूं, ठीक है। ये जो 389 सीट्स थी ये किस तरह से ली गई थी? इसको दो जगह डिवाइड किया था, ठीक है। एक थी 296, एक थी 90, टोटल मिला के कितनी होगी? 389। 296 प्लस 93। अब ये दो भाग में क्यों बांटा गया वो भी देखते हैं। अब ये जो 296 थी और 93 थी, पहले 93 को मैं कवर अप करता हूं। 93 कौन सी थी? जो प्रिंसली स्टेट्स थी। जो क्या थी? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट कौन सी होगी? जहां पे राजा महाराजाओं रहते थे, ठीक है, जहां पे ब्रिटिशर राज नहीं था, महाराजाओं का राज था, वहां उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। अब ये जो 93 प्रिंसली स्टेट और 296 कौन सी होगी? जहां पे किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का। यहाँ पे किसका फुल रूल था? ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश राज बोलो या ब्रिटिश रूल। 296 सीटें और ये जो 93 थी ये थी प्रिंस। यहाँ पे कौन रहते थे? राजा महाराजा। अब टोटल मिला के कितने मेंबर थे? 389। 296 ब्रिटिश रूल वाली सीटें थी और यहाँ पे 93। अब इसको बांटा जब 93 सीटों में, इसमें बड़ा बवाल मचा। जो 93 सीटें थी ये प्रिंसली स्टेट्स की थी, यहाँ पे इनवाइट किया गया राजा महाराजाओं की जगह। अब यहाँ पे हुआ क्या? उन्होंने 93 सीट्स के लिए बोल दिया गया, बट ये जो राजा महाराजा यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें असेंबली में पार्ट नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इनका सोचना ये था उस टाइम, ये इस सोच पे थे कि जैसे ब्रिटिशर राज खत्म होगा ये क्या करेंगे? अपनी अपनी जगह पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा करके अपना रूल जमा लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या था? राजाओं की सोच थी। इन्होंने क्या किया? साफ मना कर दिया यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। किसको मना कर दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन होने के लिए साफ मना कर दिया, ठीक है, इन 93। फिर बची 296 सीट्स। अब ये 296 सीट्स में क्या हुआ? यहाँ पे क्या था? ब्रिटिश रूल था। अब यहाँ पे किस तरह से सीट बांटी गई है वो देखेंगे। वहां पे था पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स थी। मेंबर किस तरह से डिसाइड किया जाता था? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन के रिकॉर्डिंग मेंबर्स को लिया जाता था। अब जैसे क्या था, किसी स्टेट की जैसे वहां पे पॉपुलेशन है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख, इसके पीछे एक मेंबर चूज किया, 10 लाख के पीछे एक मेंबर को चूज किया जाता। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट की पॉपुलेशन 50 लाख है, तो यहाँ पे कितने मेंबर आएंगे? 5 मेंबर, ठीक है। ये रिगार्डिंग किसके आया? पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग 10 लाख लोगों को एक मेंबर आगे, 10 लाख 10 लाख में पीपल्स पॉपुलेशन जहां पे होगी उसके पीछे उनको एक मेंबर रिगार्ड करेगा। अब ये जो 50 लाख, फॉर एग्जांपल मैंने लिया किसी स्टेट की 50 लाख पॉपुलेशन है, तो उनको कितने मेंबर आगे आएंगे? उसको जो आगे शो करेंगे 5 मेंबर आएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग पॉपुलेशन। अगर किसी की 70 लाख होगी तो उसको 70 लाख मेंबर्स के पीछे 7 मेंबर, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग हुआ? पॉपुलेशन के, ठीक है। तो ये कहां पे चला? इस ब्रिटिश रूल वाली स्टेट्स में, जहां पे 296 मेंबर थे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने साफ मना कर दिया हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये सोच रखी थी जैसे देश आजाद होगा हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कब्जा करके अपना रूल जमा लेंगे। अब बात आती है 296 सीट्स पे। अब ये जो 296 सीट्स के पीछे क्या हुआ?
अब 296 सीट्स में क्या क्या चेंजेस आई, क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि किस तरह से पॉपुलेशन के रिगार्डिंग मेंबर्स बुलाए गए। 296 मेंबर्स एक साथ जुड़ गए। अब इन 296 मेंबर्स के लिए कुछ क्या बनाएगी, डिफरेंट कमेटीज बनाएगी। इन 296 में इनको कमेटीज में बांट दिया ताकि ये हर एक कमेटी जुड़े और कॉन्स्टिट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है उसके लिए हर एक अपना अपना व्यूज और आइडिया दे, ताकि जुड़ के जो 296 है भारत का संविधान बना सके। क्या बना सके, भारत का संविधान के लिए अपने अपने व्यूज दे सके। अब जब इनमें आ गया, ये पूरा चूज किया गया, अब सीट्स एलोकेट किस तरह की पॉपुलेशन में, अब इसमें ना तीन चीजें आ गई। किस तरह से आ गया, कुछ रूल्स से, ठीक है। अब जब ये 296 सीट्स आई, इसमें क्या था, डिफरेंट कोटा में बांट दिया गया। कुछ है मुस्लिम, सिख और जनरल, तीन जगह बांट दिया गया 296 सीट्स को, ठीक है। तीन जगह किस तरह से है, कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे और जनरल कैटेगरी ओवर। अब ये दोनों जो थे, मुस्लिम और सिख, ये थे कोटा। यहां पे किसका, मुस्लिम और सिख का कोटा था, जर्नलिस्ट बाकी जो एक्सेप्ट बच गए, ठीक है। अब इसमें क्या था, मुस्लिम को कौन वोट करेगा, मुस्लिम ही वोट करेंगे, जो मुस्लिम थे वो ही वोट करेंगे। सिख वाले में कौन वोट करेगा, सिख ही वोट करेंगे। जर्नलिस्ट ऑल एक्सेप्ट बोथ, मुस्लिम और सिख छोड़ के जो जर्नल था वहां पे चले गए बाकी सारे। तीन जगह तीन कम्युनिटीज बनाएगी, ठीक है। कौन सी तीन कम्युनिटीज थी, थ्री कम्युनिटीज जो बनाई गई हैं। तीन कम्युनिटीज, फर्स्ट इज मुस्लिम, सिख एंड जनरल, तीन कमेटीज बनाएगी। यहाँ पे मुस्लिम वोट था, यहाँ सिख वोट था, वहां पे जनरल में ओवरऑल। इस तरह से इनको चूज किया गया। यहाँ पे कोटा भी था, मुस्लिम कोटा था, सिख कोटा था और जनरल में कितना जो रिमेनिंग बच गया वो सारा। और इसके बीच में 9 वुमेन्स भी थी, 9 वुमेन्स को भी ऐड किया गया, ठीक है। 296 में मुस्लिम, सिख और जनरल और 9 वुमेन्स को भी ऐड किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि 389 सीट थी, उसमें से यहाँ पे आ गई और 90 इन्होंने साफ मना कर दिया। तो 296 में ब्रिटिश रूल में कोटा था मुस्लिम्स का, सिख का और जनरल का, तीन जो कमेटीज थी उसके बीच में इसको बांटा गया। यहाँ पे कोटा था मुस्लिम्स को लेके, यहाँ सिख्स को लेके, यहाँ जर्नलिस्ट एक्सेप्ट जो बच गए थे। अब ये तो आ गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट्स को लेके। अब चलते हैं आगे, इसकी कितनी मीटिंग्स बैठी, फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ, सेकंड मीटिंग। अब जब फर्स्ट मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग हुई है 9 दिसंबर 1946। 1946 में क्या हुआ, फर्स्ट। यहां से समझना, इन डेट्स को, इन डेट्स को नजरअंदाज मत करना, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बाद में इन पे क्वेश्चन भी करूंगा, जैसे पूरा कर लेंगे इन पे क्वेश्चन, मैंने कहा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो इन पे। 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट कमेटी बैठी, और ये कमेटी कहां बैठी है, दिल्ली। ये कमेटी कहां पे हुई है, दिल्ली में बैठी है 9 दिसंबर 1946 में। अब जब ये कमेटी बैठी, इस कमेटी में काफी मेंबर्स आए, ठीक है। ये फर्स्ट कमेटी थी, फर्स्ट मीटिंग थी कमेटी को लेके, इसमें काफी मेंबर्स आए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, यहाँ पे अब मेंबर्स तो आए हैं सारे, अब इसमें चूज करना था कि हेड किसको बनाए, ठीक है। जब हेड बनाने की बारी आई, हेड में हुआ क्या, डॉक्टर, ठीक है। हेड को किस तरह से चूज किया गया, अभी कुछ सोचा नहीं था कि यहाँ पे हेड किसको बनाया जाएगा। यहाँ पे जो डॉक्टर सचिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे, यहाँ पे इनको क्या किया, एक टेम्पररी हेड बना दिया गया, ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया।
टेम्पररी एंड इंटीरियम हेड बना दिया या प्रेसिडेंट, ठीक है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि फर्स्ट मीटिंग हुई थी, यहाँ पे चूज नहीं किया गया था, वहां पे क्या किया, एक टेम्पररी हेड बना दिया। क्यों बनाया? ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, ये उस टाइम उस कमेटी में काफी एज्ड पर्सन थे, ठीक है। मोस्ट एज मींस सबसे बड़े एज में सच्चिदानंद जी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। इनको क्या किया, उस कमेटी का टेम्पररी, उस मीटिंग के लिए एक टेम्पररी हेड बना दिया, प्रेसिडेंट। वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी हम करेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभार आ जाता है टेम्पररी एंड इंटरिम प्रेसिडेंट। फर्स्ट मीटिंग में किसको बनाया गया? सच्चिदानंद। क्यों बनाया गया? क्योंकि सबसे एज पर्सन वहां उस कमेटी में वही थे, और ये मीटिंग कहां पे हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई दिल्ली में, टेम्पररी हेड थे डॉक्टर सच्चिदानंद। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एज्ड पर्सन थे उस टाइम, उस मीटिंग में। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी मेंबर्स आए, इन्होंने कहा कि जब नेक्स्ट मीटिंग तब हम उसमें प्रेसिडेंट चूज करेंगे, तब तक उस मीटिंग के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट या टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाए। फिर क्या हुआ? मीटिंग चली। अब क्या हुआ? फिर सेकंड मीटिंग हुई। देखो वहां पे मीटिंग क्या होती, दो दो दिन बाद मीटिंग शुरू हो गई थी। अब इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में सेकंड मीटिंग होगी। कब हुई सेकंड मीटिंग? देखो आपको किस तरह से कभी कभार याद नहीं रहता, अगर आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है, तो सेकंड मीटिंग हुई उसके 2 दिन के बाद, ठीक है। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है, 2 दिन बाद, ठीक है, 2 डेज बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग बैठ गई। अब इस सेकंड मीटिंग में, ठीक है, इस सेकंड मीटिंग में प्रेसिडेंट चूज किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 जो सेकंड मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट चूज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? सेकंड मीटिंग में प्रेसिडेंट चूज किया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे जाके हमारे क्या बने? फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट किसको चूज किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और आगे जाके वो प्रेसिडेंट भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये फाइनल परमानेंट जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको चूज किया गया सेकंड मीटिंग में। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन है, ये भी बता दिया गया, फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद कभी क्वेश्चन आ जाता है वो कौन सी मीटिंग में हुआ था, चूज किए गए थे, सेकंड मीटिंग में चूज किए गए थे, और वो मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 में। और टेम्पररी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद जी, ठीक है। तो इसमें आ गया फर्स्ट जो हमारे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर प्रसाद। तो ये क्या आ गए? परमानेंट। अब प्रेसिडेंट थे, फिर इनमें प्रेसिडेंट तो बता दिया, एक वाइस प्रेसिडेंट भी चूज किया गया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे आगे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट आगे H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास, अब इस कमेटी का एडवाइजर कौन था? ये एडवाइजर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट इज H.C. मुखर्जी। एडवाइजर कौन थे? B.N. राव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है।
कि एडवाइजर, लीगल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? वो थे बीएम राव। ठीक है, तो बीएम राव जी कौन थे? एडवाइजर थे। अब ये 3 मेंबर जो हेड चूज किए गए, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी, एडवाइजर कौन थे? बीएन राव। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ये सब चूज कब किया गया? इन सेकंड मीटिंग, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में अभी जस्ट शुरुआत हुई थी, तो वहां पे टेम्पररी हेड बनाया गया जो मोस्ट एज्ड पर्सन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद। फिर 46 में 2 दिन के बाद ही एक और मीटिंग बैठी, सेकंड मीटिंग बैठी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज एच.सी. मुखर्जी एंड एडवाइजर इज बीएन राव, इनको चूज किया गया। अब क्या हुआ? फिर उसके बाद एक थर्ड मीटिंग बैठी, सेकंड मीटिंग होगी, फिर एक थर्ड मीटिंग बैठी। अब 2 दिन की बात की जा रही है, नेक्स्ट 2 डेज कब आएंगे? 13 दिसंबर 1940। 2 दिन के बाद देखो पिछला क्या गया, लास्ट मैंने बताया 9, 2 दिन के बाद, फिर उसके बाद 2 दिन दोबारा, या 11 के बाद 13 में 13 दिसंबर 1946 में थर्ड मीटिंग हुई। ये कौन सी आ गई? ठीक है, आपको डेट सारी याद रखनी है। देखो मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट चीजें जो पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो अगर मैं आपको कुछ लिमिटेड चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जाएगी, तो डेट्स मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे पेपर जो डालने वाला उसको भी पता है कि बच्चा याद करके आगे कि फर्स्ट मीटिंग में, अगर फर्स्ट मीटिंग पता है ना, तो सेकंड और थर्ड में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद चलती गई। 9, 11 एंड 13 को हुई थर्ड मीटिंग 1946 में। इस थर्ड मीटिंग में क्या किया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया, और ये मॉडर्न का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या किया गया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय, अब ये किसने प्रेजेंट किया? पंडित जवाहरलाल, शॉर्ट में लिखा। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, देखो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बारी पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 13 दिसंबर 1946 में थर्ड मीटिंग में पास किया गया, और इसको प्रेजेंट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, पहले वो भी तो देख ले। तो बोलेंगे अब लिखवा तो दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव मींस क्या होता है? एम, लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य। अब ये रेजोल्यूशन क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूंट बनाना है, ठीक है, लक्ष्य किसका? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्या लक्ष्य, के बीच में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, क्या क्या चीजें, इसको प्रेजेंट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ध्यान रखना ये मॉडर्न का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चीजें आएंगी उसके रिलेटेड भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो मॉडर्न हिस्ट्री भी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना किया ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में क्या हुई? थर्ड मीटिंग हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पीछे था क्या, मतलब फिलोसफीज क्या थी, इसका मतलब क्या था? फिलोसफी क्या थी? फिलोसफी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे क्या क्या फिलोसफीज थी, क्या क्या चीजें थी, इसको प्रेजेंट किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, किस तरह से चलेगा, क्या क्या चीजें आएंगी, का मकसद क्या है, वो सारा का सारा फिलोसफी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू। अब ध्यान से देखना इस चीज को। अब कुछ क्या किया गया, इसके बाद कमेटी बनाएगी। टोटल मेंबर कितने थे? देखो प्रिंसली स्टेट्स को अवॉइड करो, अब थे 296। अब इन 296 को बांटा गया डिफरेंट कमेटीज में। डिफरेंट कमेटी में क्या किया? 296 मेंबर्स को बांटा गया। ठीक है,
हम क्या करेंगे, अब सारी 296 को किस किस को बांटा गया उतनी जरूरी नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट कमेटीज ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन कौन सी थी, मेंबर्स उसके डाले गए और इनके मेन हेड कौन थे, हेड को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो वो देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक जितना किया है देखो पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारा अच्छे से देखना है। टाइम कम है, बार बार रिवीजन करो, ठीक है? अब इसमें से इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी थी? बाय कॉन्स्टिट्यूंट, ठीक है? अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी, इंपॉर्टेंट बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है? इंपॉर्टेंट कमेटीज कौन सी थी, तो इसके बीच में मेंबर्स किस तरह थे? अब क्या मैंने बोला, टोटल मेंबर कितने थे 296, उसको बांटा गया इन कमेटीज के बीच में, ठीक है? ताकि सभी जितनी मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा, जितनी भी कमेटीज बनेगी इसमें क्या करेंगे, सभी अपना अपना रोल प्ले करेंगे और जो भारत का संविधान बनेगा उसमें सारे हेल्प करेंगे, ठीक है? अब इन कमेटीज को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आएगी, फर्स्ट लेता हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट कमेटी में बता रहा हूँ, वो थी ड्राफ्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके काफी बार क्वेश्चन किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे पहले इनके, इसको इस तरह से लिख लें, टेबल बना लेते हैं, क्या टेबल बना लो ज्यादा इजी रहेगा। चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन, ठीक है? और ये कमेटीज, टेबल बनाने से इजी रहेगा, क्या कमेटीज और उनके चेयरमैन, ठीक है? अब सबसे पहले मैंने बोला ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं यहां पे लिखता जाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन या चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है, मेकर, मेकर लीग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकर एंड फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं, इन्होंने, ये क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन या चेयरमैन थे। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कमेटी, यूनियन पावर, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनियन पावर कमेटी। अभी हम जितनी कमेटी करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? चेयरपर्सन चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? और ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो तीन कमेटी के चेयरमैन थे, एक थे यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके साथ थे यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी के भी, स्टेट कमेटी के भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है? इन तीनों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, ये जितने थे सारे इंपॉर्टेंट, तभी मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, ठीक है? इंपॉर्टेंट कमेटीज बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है?
इंपॉर्टेंट कमेटी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ठीक है। फर्स्ट कौन सी बोली? ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन। नेक्स्ट यूनियन पावर कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू जी। स्टेट कमेटी के भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका उसका भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर इसके बाद एक थी एडवाइजरी कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडर्न के लिए भी। एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट की, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, पूरा लिखो, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इसके चेयरपर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख रहा हूं मैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो किसके चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे? एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी के हेड कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। सरदार पटेल लिखा मैंने। तो ये थे इस कमेटी के चेयरमैन। नेक्स्ट एक और कमेटी थी जिसका नाम था प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट कमेटी कौन सी आ गई? प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी है। इसके भी चेयरपर्सन, चेयरमैन कौन था? सरदार पटेल जी, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे किया, एडवाइजरी प्लस प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? जो चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिखे हुए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कमेटी थी जिसका था स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी। इसके जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र, ठीक है। इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट कमेटी है वो थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट आ गई। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के मेंबर कौन थे हमारे? सेम डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज मैंने लिखी है, ठीक है। अब ये जो दोबारा एक बार देख लो इसको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कमेटीज लिखी है, 296 को कमेटीज में बांटा गया। कमेटी जो थी मैंने इंपॉर्टेंट नाम लिख दिए, उनके चेयरमैन लिखे मैंने। अब 296 मेंबर नहीं बताऊंगा कि इसमें कितने मेंबर चले गए, ये नहीं पूछा जाता क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, ये इन सब का डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कमेटी जो मैंने लिखी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, फर्स्ट आ गया ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और बी आर अम्बेडकर जी को मेकर और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने लिखा था, मेन रोल इनका ही था। फिर उसके बाद यूनियन पावर कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके चेयरमैन थे। फिर उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सेम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखो नाम ज्यादा याद रखने की इसमें जरूरत ही नहीं है, आप बस इतना देखो कि यूनियन
और यूनियन और स्टेट वाली कमेटी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी तो याद रहेगा बी आर अम्बेडकर जी। फिर उसके बाद एडवाइजरी कमेटी थे सरदार पटेल जी। फिर उसके बाद प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार पटेल अगेन। फिर स्टेयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज मैंने लिखी है। ठीक है, टोटल कमेटीज यहाँ पे मैं जो बताई है कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और ये 3 टोटल होगी। 8 इंपॉर्टेंट कमेटीज बताई है, उनके चेयरपर्सन जो चेयरमैन है वो ध्यान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या हुआ, ये जो सारी कमेटी थी, ये जितनी भी कमेटी और मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, ये जुट गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, भारत का संविधान बनाने का इनका टास्क था। तो ये सारी की सारी कमेटी और सारे मेंबर जुड़ गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, कड़ी मेहनत के बाद तो लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लग तो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब जुड़ गए, फिर इन्होंने क्या किया कि कितना टाइम लग गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लग पड़े, सारे जुट गए, बड़ा डिफिकल्ट टास्क था इनके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मैं आगे प्रेमबल वगैरह जब आगे वाले करेंगे उसमें लिखूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लग पड़े, कितना टाइम लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कितने टाइम में प्रिपेयर हुआ। क्या, बड़ा लंबा एक इनका टास्क था, उसमें जुड़ पड़े। फिर इनको कितना टाइम लग गया, 2 साल, 2 years 11 months के करीब। आप राउंड ऑफ ना, अगर कभी कभार राउंड ऑफ होता है तो वहां पे 3 years भी लिखा जाता है। 2 years 11 months 18 पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना टाइम लग गया, 2 years 11 months 18 days, इतना टाइम लग गया। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के साथ इन्होंने क्या किया, भारत का संविधान बना दिया। ठीक है, आप देखोगे, आप देख सकते हो फोटो, किस तरह से उसकी फोटो है। उस संविधान को बनाने के लिए ये जितने भी 296 मेंबर्स थे, इनके चेयरपर्सन थे, जो मैंने इंपॉर्टेंट कमिटीज भी डिस्कस की, ये जुट पड़े कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इनको लग गए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कभी कभार ना वहां पे पेपर में राउंड ऑफ करके भी दिया होता है, तो 3 years, क्योंकि 12 दिन ही कम है ना 3 साल से, 12 दिन कम है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 साल लगे। बट आपको याद कैसे रखना है, 3 साल में 12 महीने कम कर दो, 12 दिन कम कर दो, तो पूरा का पूरा संविधान की टाइम पूरा नोट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लंबा संविधान इंडिया का ही है, ये मैं आगे लिखवाऊंगा भी पूरी डिटेल। 2 years 11 months 18 days। फिर भारत का जो हमारा संविधान था, जो पूरा बन के तैयार हो गया। ठीक है, अभी मैं जस्ट तैयार हो गया, अभी उसके बाद तो काफी चेंजेस आई थी। तो जब बन गया, फिर उसके बाद अब चलते हैं आगे। अब आगे का प्रोसीजर क्या था, आगे क्या किया, 26 नवंबर, ये डेट दिमाग में छपी होनी चाहिए। 1940 में काफी क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इसके काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 26 नवंबर 19, अब वो क्वेश्चन क्या किए जाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, 26 नवंबर 1949, इसमें क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया, adopted and कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया और एनेक्ट किया गया। इसको ध्यान से समझना, डेट्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पजल कर देते हैं एग्जाम में। सिर्फ 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया और एनेक्ट किया गया है। ठीक है, एनफोर्स आगे जाके किया था 1950 में। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या किया, अडॉप्ट और एनेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं 26 नवंबर 1949 को एक और दिन बोला जाता है, तो कौन
कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है। संविधान दिवस, संविधान दिवस भी बोला जाता है। सेम, संविधान इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। 29 नवंबर 1949 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, एनेक्ट किया गया। और ऑल्सो 26 नवंबर 1949 इज डे, वो कौन सा डे था? कॉन्स्टिट्यूशन डे, यहाँ संविधान दिवस। वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 में। अब ऐसा क्या था, इसकी वजह क्या थी कि मतलब इसमें नेक्स्ट 26 जनवरी का वेट नहीं किया गया, 26 नवंबर को ही अडॉप्ट और एनेक्ट क्यों किया गया? इसकी एक वजह थी। अब एक कहानी थी इसके पीछे। अब कहानी क्या थी वो जानते हैं कि 26 नवंबर के पीछे कहानी, ठीक है। इसकी वजह अगर हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानेंगे क्या था, और इम्पोर्टेंट भी है, इस पर मॉडर्न के काफी क्वेश्चन किए जाते हैं, पॉलिटिकल भी। एक डेट थी जिसका था 1920। अब हम थोड़ा सा पीछे इसकी वजह जानेंगे कि 1928 में क्या था। 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से समझना हर एक चीज को, क्योंकि 49 में 26 नवंबर तो पहुंच गए कि अडॉप्ट और एनेक्ट किया गया, बट इस संविधान दिवस और इस दिन अडॉप्ट क्यों किया गया और एनेक्ट क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी, वो अब हम जानेंगे, ठीक है। 1929 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इस 1928 को एक रिपोर्ट तैयार हुई जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, और ये किसने की? बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? गांधी जी के फादर साहब, जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट, इसके पीछे थोड़ा सा झमेला हो गया, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के पीछे क्यों हुआ? नेहरू ये नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास थे, सी आर दास, ये दो पर्सन थे इस नेहरू रिपोर्ट के पीछे। चक्कर क्या हुआ, इस नेहरू रिपोर्ट में काफी चीजें थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स के आगे एक रिपोर्ट तैयार की, काफी चीजें थी इस रिपोर्ट में। हम कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि उसमें क्या था ऐसा कि सारे इस रिपोर्ट के खिलाफ हो गए। इंडियंस क्यों खिलाफ हुए? यहां तक कि मोतीलाल नेहरू जी के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके खिलाफ हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस, काफी मेंबर्स थे जो इस रिपोर्ट के खिलाफ हो गए। नेहरू रिपोर्ट में ऐसा क्या लिख दिया गया, क्या आगे रिपोर्ट में डाल दिया गया कि लोग उसके खिलाफ हो गए? इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की, ठीक है। इसकी वजह क्या थी? उस रिपोर्ट में डोमिनेंट स्टेटस, इस डोमिनेंट स्टेटस की वजह से इस रिपोर्ट के पीछे बवाल। अब इस रिपोर्ट के अगेंस्ट सारे लोग हो गए, ठीक है। इसके जो यंग लीडर थे इस रिपोर्ट के खिलाफ अगेंस्ट कौन कौन थे? कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इसके अगेंस्ट थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी, ठीक है। जो यंग लीडर्स थे, इंपॉर्टेंट तो मैंने लिख दिए, जो यंग लीडर्स थे इंडिया के, वो इस रिपोर्ट के खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस की मांग की। डोमिनेंट स्टेटस अब था क्या वो देखते हैं। डोमिनेंट स्टेटस क्या था कि इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस में क्या बोल दिया, इसका मतलब था कि हमारा देश आजाद रहे, मतलब पब्लिक को, लोगों को फुल राइट है अपनी चीजें करने का, फुल राइट, कुछ भी करेंगे कंट्री का, हमें पूरी आजादी मिलेगी। बट रूल किसका था, नाम किसका था? इन ब्रिटिशर्स के अंदर, मतलब जो भी काम किया जाएगा वो ब्रिटिशर्स के अंदर ही किया जाएगा। यहाँ पे बनाने की तैयारी, मतलब कि पूरा इंडिपेंडेंटली थे, बट सारा का सारा काम ब्रिटिशर्स के अंडर ही था। तो सारे तभी इस रिपोर्ट्स के खिलाफ हो गए कि इस चीज की डोमिनेंट स्टेटस की मांग क्यों की गई है, ऐसा क्यों किया गया कि आज जाके जो ऊपर नाम था, हम इंडिया पूरा
फ्रीडम नहीं मिला, नहीं था उसके बीच में, रिपोर्ट के बीच में। जस्ट क्या था कि हमें अपनी जिंदगी जीने का, सब कुछ करने का प्रॉपर तरीका, मतलब कि पूरा राइट मिलना चाहिए। बट आज जाके इंडिया नहीं, ब्रिटिशर्स के अंडर थे हम, तो उस वजह से सारे क्या किए, इस रिपोर्ट के अगेंस्ट हो गए। और उसमें अगेंस्ट किसके हुए? डोमिनेंट स्टेटस के लिए। अब जब डोमिनेंट स्टेटस की मांग हुई, इन्होंने रिपोर्ट में दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो यंग लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी और कुछ भी जितने भी लीडर थे, इन्होंने क्या किया, अब रिपोर्ट की मांग तो कर दी। फिर इन्होंने, जो यंग लीडर्स थे, इन्होंने कहा, देखो क्या होता था उस टाइम, 31 दिसंबर को ना, साल के लास्ट में ना मीटिंग होती थी, ठीक है, मेंबर्स के बीच में या जितने भी पर्सन थे, इनके बीच में मीटिंग बैठती थी हर 31 दिसंबर। तो इन्होंने क्या बोला, इस डोमिनेंट स्टेटस के लिए जो यंग लीडर्स थे, इन्होंने बोला, अगर 31 दिसंबर 1929, ठीक है, ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर 1929 को तक, 1929 तक अगर अंग्रेजों ने इस डोमिनेंट स्टेटस को नहीं माना, ठीक है, जब तक, अगर कब नहीं मानेंगे, कब तक का टाइम दिया इन्होंने, 31 दिसंबर 1929 को, अगर नेहरू रिपोर्ट में जो डोमिनेंट स्टेटस की मांग की गई है, इन्होंने की, मोतीलाल नेहरू जी एंड सियारदास जी ने, तो अगर डोमिनेंट स्टेटस अंग्रेजों ने इतनी तारीख तक नहीं माना, तो हम निग्लेक्ट कर देंगे डोमिनेंट स्टेटस को लेके, और हम पूर्ण स्वराज, मतलब पूर्ण आजादी, फुली इंडिपेंडेंट की मांग करेंगे अंग्रेजों के आगे, ठीक है। ये कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को। जो ब्रिटिशर ने अगर नेहरू रिपोर्ट को मना कर दिया जो डोमिनेंट स्टेटस के लिए, तो क्या करेंगे इनको, यंग लीडर्स ने बोली हमें उसके बाद पूरी आजादी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए। 31 दिसंबर 1929 तक का टाइम दिया, और ये एक अच्छा भी हुआ। क्या अच्छा हुआ इसमें कि 31 दिसंबर 1929 तक रात को 12 बजे तक बैठे रहे सारे, और इन्होंने वेट किया कि अंग्रेज मानते हैं डोमिनेंट स्टेटस को, नहीं, और अंग्रेजों ने नहीं माना कब? 1929 तक, ठीक है। और सारे खुशियां मना रहे इस चीज की, ठीक है। क्यों खुशी मना रहे? क्योंकि इनको डोमिनेंट स्टेटस चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे ब्रिटिशर्स का नाम ही रहता ऊपर कंट्री पे, ठीक है। तो 1929 31 दिसंबर को ब्रिटिशर्स ने कुछ मना ही कर दिया डोमिनेंट स्टेटस के लिए, तो सारे खुशियां मना रहे इस चीज को लेके, ठीक है, क्योंकि इनको चाहिए था आगे जाके पूर्ण आजादी चाहिए थी। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 29 में जब ब्रिटिशर्स ने इस रिपोर्ट को मना कर दिया, मतलब कि ये रिपोर्ट क्या होगी, फिर जो नेहरू रिपोर्ट डोमिनेंट स्टेटस क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस डेट तक बोला गया था, 31 दिसंबर 1929 को डोमिनेंट स्टेटस एक्सपायर हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने माना ही नहीं इसको। तो जब वो एक्सपायर हो गया, फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ, रात को 12 बजे तक मैंने बोला बैठे रहे। फिर इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ, लाहौर सेशन में, ठीक है, कहां पे बैठे थे सारे? लाहौर सेशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाहौर सेशन, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन जो हुआ, उसमें क्या हुआ, सारे कहां बैठे थे? रावी रिवर के पास। रावी रिवर के पास इन्होंने क्या किया, सेलिब्रेट किया, उल्टा क्या किया, 1929 को डिमांड कर दी पूरी आजादी की। अब कंट्री को क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए अंग्रेजों से। कब डिमांड की? 31 दिसंबर 1929 को। कौन सा सेशन हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न के लिए भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ रावी रिवर के पास, और इन्होंने पूरी आजादी की मांग कर दी और सेलिब्रेट किया इस चीज को, ठीक है, कि पूरी आजादी को मांग कर दी। कब की? 31 दिसंबर 1929। फिर उसके बाद 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930 में,
ठीक है, क्योंकि 1929 को क्या किया, रावी रिवर के पास डिमांड कर दी, हमें क्या चाहिए, पूरी आजादी चाहिए, ठीक है, कंट्री आजादी चाहिए, फ्रीडम। अब फ्रीडम चाहिए जो रावी रिवर के पास बैठे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रावी रिवर के पास 31 दिसंबर, डेट्स को याद है, 1929 को सेलिब्रेट कहाँ किया गया, रावी रिवर के पास लाहौर सेशन में आजाद। इन्होंने बोलेंगे कि पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी की मांग कहां पे की गई, लाहौर सेशन हुआ जो 1929, ठीक है, ये और कौन सी रिवर के पास, रावी रिवर के पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 26 जनवरी 1930 में, ठीक है, क्या सेलिब्रेट किया गया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सेलिब्रेट क्या किया, 26 जनवरी 1930 में सेलिब्रेट किया गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पूरा सेलिब्रेट किया गया। अब इसी को आगे चलते, ठीक है, 26 जनवरी मनाते हैं, वो उसकी वजह ये थी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट, अभी आजादी मिली नहीं थी बट सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को। क्यों, क्योंकि इसके पीछे है कि डोमिनेंट स्टेटस को मना कर दिया है, तो 26 जनवरी को सभी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, क्योंकि सारे इंडियंस जुड़ गए थे फुली पूरी आजादी लेने के लिए, ठीक है। अब ये था इसके पीछे बैकग्राउंड जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये दिन कौन सा जुड़ा था, ये जो मैंने बताया इसके पीछे संविधान दिवस, और इसको 1929 28 29 वजह क्या थी। फिर 26 जनवरी को नहीं सेलिब्रेट किया गया, फिर उसके वेट किया 26 जनवरी 1930 को, तब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद जब आज़ादी मिल गई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डेट आ गई आपकी, नेक्स्ट डेट आ गई आपकी, फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 में क्या क्या चीजें आई, यहाँ पे लास्ट मीटिंग हुई, लास्ट, अब क्या हो गया, लास्ट मीटिंग हुई, कब हुई लास्ट मीटिंग, 24 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट मीटिंग कभी कभार पूछते हैं, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो भी देखते हैं। लास्ट मीटिंग जो हुई 24 जनवरी 1950 में, और यहाँ पे क्या किया गया, जितने भी मेंबर्स थे सभी ने क्या किया, मेंबर्स ने, लास्ट मीटिंग हुई और मेंबर जो भी थे मेंबर्स, ठीक है, तो मेंबर्स थे फैमिली के, इन्होंने क्या किया, सब ने क्या किया, सिग्नेचर किए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या थे, मेंबर थे, ठीक है। आप देखोगे जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर सकते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं लास्ट में सबके क्या हैं, सिग्नेचर्स हैं, साइन किए गए, कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं, ठीक है। सभी ने क्या किया, लास्ट मीटिंग में लास्ट मीटिंग में जो हमारा संविधान बन गया, पूरा संविधान बन गया, तो उसके पीछे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके पीछे सभी ने क्या किया, अपने अपने सिग्नेचर किए। आप गूगल में भी चेक कर सकते हो, पूरा जो लास्ट में इंडिविजुअली सबके अपने अपने साइन है। और ये जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो 24 जनवरी 1950 है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 में दो चीजें अडॉप्ट की गई, एक था नेशनल एंड नेशनल, इन दोनों को अडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी से 2 दिन पहले, ठीक है, 26 जनवरी 2 दिन पहले, उसमें क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई थी, नेशनल एंथम, क्या क्या अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और इस दिन एक चीज और किसको चूज किया गया, ठीक है, यहाँ आ गया नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को चूज किया गया,
ठीक है, नेशनल एंथम जन गण मन वगैरह, ठीक है। तो नेशनल एंथम में नेशनल सॉन्ग को चूज अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी। yes, और इस दिन सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे पुट ऑन होता है कि ये जो 24 जन 1950 है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 24 जैन 1950 में जब लास्ट मीटिंग हुई और मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन सब ने क्या किया? सिग्नेचर्स किए और अडॉप्ट की दो चीजें, एक नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक है। और यहाँ पे क्या था फिर उसके बाद हमने पीछे डिस्कस किया, यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को क्या किया? अडॉप्ट एंड एनेक्ट किया गया। और इसको एनफोर्स कब किया गया? अब उसकी डेट आ जाती है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को केम इनटू, इस संविधान को कब लाया गया फोर्स में? कब फोर्स में लाया गया? 26 जनवरी 1950। यहां से देखेंगे कभी कभार पजल हो जाते हैं, दिमाग इस चीज को सोचना कि 26 नवंबर 1949 को उसको अडॉप्ट किया गया और एनेक्ट किया गया, बट फोर्स में कब लाया कॉन्स्टिट्यूशन को? ये दो चीजें हैं, 26 जनवरी 1950 में उसको लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया। और इसके बीच में 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। कितने आर्टिकल? देखो हम प्रेजेंट का अगली आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट बोल रहे हैं कि इस संविधान में कितने आर्टिकल्स आए? 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स थे और हमारे 22 पार्ट्स, ठीक है। ये हमारा संविधान बन के तैयार हो गया 395 आर्टिकल्स में, 12 स्केड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स में। ये पूरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ठीक है। उसके बीच में ये चीजें, प्रेजेंटली कितने आर्टिकल्स हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका पूरा डिटेल में जाएंगे। ये था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे था। ये थी आज की क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम करेंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको मॉडर्न भी कनेक्ट करेगा और पॉलिटी को जो कॉन्स्टिट्यूशन भी कनेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।